आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर और ख़ासकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पेपर का पार्ट 3 और जिसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यानी पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम ईवीएस कहते हैं। ईवीएस में स्कोर करना काफ़ी इजी है और ईवीएस में अगर आपने अच्छे से स्कोर कर लिया तो आपका सीटेट में क्वालिफाई करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स सबको आती रहती है, ईवीएस में और पेडागोजी में काफ़ी कम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको पेडागोजी की तथा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की यानी ईवीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं और जानेंगे हम कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का नेचर कैसा होता है और ख़ासकर जिन लोगों ने अभी तक सीटेट में पेपर नहीं दिया है, अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो लोग जानें और समझें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके बाद में स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पैरेलल में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया गया है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप पढ़िए। मैं फ़िलहाल हिंदी में पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से केरल जाने के लिए बैठता है। ठीक है, यह ट्रेन सूरत से कितने बजे? 19:45। 19:45 का मतलब होता है 7:45। ठीक है, तो 7:45 PM होगा, 7:45 PM पर चलती है और 1 दिसंबर 2019 को कितने बजे? 11:45। तो यहाँ पे 11:45 क्या है? ये AM है, पहुँचती है। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन की जो रास्ता है, जो उसकी दूरी डिस्टेंस है वो है 21-20 किलोमीटर यानी 2120 किलोमीटर है, तो इस ट्रेन में यात्रा की औसत चाल आपको बतानी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसको सॉल्व किया, आपको मैं दिखाता हूँ और समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए 29 नवंबर 2019 को ट्रेन चलती है। टाइम कितना था? टाइम था 19:45 आवर। ठीक है, और 1 दिसंबर को पहुंचती है कितने बजे? 11:45 पे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको टोटल टाइम यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो आपको टाइम जो निकल करके आएगा वो आएगा 40 आवर। ठीक है, यानी 40 घंटे लगे कितनी यात्रा तय करने में? 2120। ठीक है, यानी 2120 जो है किलोमीटर को तय करने में 40 आवर्स का समय लगा। और आपसे इस क्वेश्चन में औसत चाल पूछी थी। तो जैसा आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आपको जो डिस्टेंस थी वो दी गई थी, कितनी थी? 21-20 थी किलोमीटर में। और टाइम आपने निकाल लिया कि टाइम, कुल टाइम कितना होगा। जैसे यहाँ पे टाइम मैंने एक एक करके निकाला हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम कुल निकल के आया 40 घंटे। तो हम क्या करेंगे? 21-20 बटे 40 कर देंगे। तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो आएगी कितनी आएगी? 53। तो 53 हमारे पास स्पीड आएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 53 किलोमीटर पर आवर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। आपके पास ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपने पहला सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन हमारे टाइम डिस्टेंस का है। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन खासकर अगर हम बात करें तो ये करंट का हो सकता है, यानी समसामयिकी का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो अलग अलग फील्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो आप में से इसमें से सही पहचानना है कि कौन सा वेट लिफ्टर है। तो जैसा हम जानते हैं कि सुनीता विलियम्स एक एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, और बचेंद्री पाल की बात करें तो ये भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। और सूर्यमणि की बात करें तो ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, यानी पर्यावरण में कुछ इन्वॉल्व रहती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो वो कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4, कर्णम मल्लेश्वरी। तो फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फिर क्वेश्चन हमारा अगला है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह
जो है वो जड़ों का है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 समूह दिए गए हैं, जैसे चुकंदर, आलू, अदरक, फिर गाजर, हल्दी, अदरक, फिर शकरकंदी, मूली, हल्दी, और गाजर, चुकंदर, मूली। फिलहाल ये क्वेश्चन अगर हम समझे कहाँ से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बायो से। बायो में खासकर बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में जड़, तना और पत्ती के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, और ये सब मैं पूरा कराऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें चुकंदर, ठीक है, चुकंदर, आलू, जैसा सभी लोग जानते हैं आलू, आलू क्या है, आलू एक स्टेम है, आलू एक तना है। ठीक है, तो यदि आलू तना है और यहाँ पे जड़ पूछा गया है, रूट पूछा गया है, तो आलू की वजह से पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं गाजर की, हल्दी की और अदरक की। ठीक है, गाजर हालांकि जड़ है, गाजर क्या है, गाजर एक रूट है, लेकिन जो हल्दी है और अदरक है ये रूट नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा भी कैंसिल हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, गाजर, चुकंदर, मूली, यानी कैरेट, बीट रूट और रेडिश, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं बायो से भी, तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है कि रेगिस्तानी ओक जो है नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो ये जो एक डिजर्ट ओक है ये मुख्यतः पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका आंसर नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बायो से है, और बायो से क्वेश्चन ये है एक बायो में फिलहाल चैप्टर एक होगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, डील करेंगे उसको। विशेष प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट को, जो कीट को खाते हैं, मतलब खाते इन द सेंस ऑफ वो खाते इसलिए हैं, उनका एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना होता है, उस स्ट्रक्चर में एक विशेष प्रकार का पदार्थ वो उत्पन्न करते हैं और उसमें वो कीड़ों को ट्रैप करते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं। इससे होता क्या है, ऐसे पौधे जो खासकर नाइट्रोजन की कमी वाले एरिया में उत्पन्न होते हैं, उगते हैं, और उनको उस ज़मीन से नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो वो कीड़ों से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं कीट भक्षी पौधे बोलते हैं, या फिर हम इसको पिचर प्लांट, क्योंकि वो पिचर टाइप का डब्बा एक बनाते हैं, तो इसलिए हम उनको पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं तथा अदर एरियाज़ में होते ही हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेपेंथिस, जो एक नेपेंथिस नाम का पौधा होता है, वह पौधा जो शिकार करता है, ठीक है, इसके विषय में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पढ़ना है और सही उत्तर ढूंढना है। तो सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में विशेष रूप से मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आपका स्टेटमेंट बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और यह इसका मुंह जो है एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और उसके बाद डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यार आवाज़ की अगर बात करें, मतलब पौधे आवाज़ उत्पन्न करेंगे और उस आवाज़ से अट्रैक्शन में आकर के कीड़े फंसेंगे, मतलब ये बड़ा अजीब सा ऑप्शन है। तो डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर डी नहीं हो सकता है, उसके अलावा अगर हम सी को थोड़ा देखें, यहाँ पे लिखा है कि यह केवल छोटे, मतलब केवल बोला है कि ओनली छोटे। अब यहाँ पे छोटे मतलब क्या है कि बहुत माइक्रो, या चींटी की तरह, या चींटे की तरह। तो ये क्वेश्चन भी कुछ सही से जानकारी नहीं हमको दे पा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं ए और बी, तो हम इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो ए और बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इनमें से सही कथन को फाइंड करना है, तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए और बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, अगर आपको जानकारी नहीं है ऐसे विषय की तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब हम सारी डिटेल्स को समझेंगे ताकि क्वेश्चन आपका कोई भी छूट ना पाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जरा ये देखिए, महसूस करिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी,
आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों ने दांडी मार्च, ठीक है, दांडी यात्रा के बारे में समझा होगा, सुना होगा कि गांधी जी वहाँ पे क्यों गए थे और वहाँ पे गांधी जी ने जाके क्या किया था, ठीक है। तो फिलहाल इतिहास की जब बात करेंगे हम, हिस्ट्री की, तो वहाँ पे हम सब समझेंगे एक एक मूवमेंट, कौन कौन से इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए थे गांधी जी द्वारा तथा अदर जो लोग शामिल थे आंदोलनों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो वर्तमान में मतलब आज़ादी से पहले जहाँ पे गांधी जी गए थे, ठीक है, दांडी के समुद्र तट पर अपनी यात्रा की थी, तो वो भारत के किस स्टेट में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी को पता है कि वो गुजरात की फेमस दांडी यात्रा थी, तो इसका आंसर गुजरात होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो अगर आज देख रहे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करें आज से ही। देखिए इंडिया का, सबसे पहले आप इंडिया का जो मैप है, ठीक है, भारत का जो मैप है वो आपको मतलब आना ही चाहिए, खासकर स्टेट कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है और कौन से स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से टच कर रही है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने में थोड़ा सा, और प्रत्येक स्टेट की कैपिटल क्या क्या है, ठीक है, प्रत्येक स्टेट की कौन कौन सी राजधानी है, और ख़ासकर अगर किसी स्टेट में चुनाव होने वाले हैं तो उसमें आपको उसका सीएम भी पता होना चाहिए। मतलब ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आना चाहिए, ठीक है। मतलब स्टेट कौन कौन से हैं, कहाँ पे स्टेट है, कोई कौन सी विशेषता है, कहाँ पे कोस्टलाइन है, कौन सा पेनिनसुला में कितने स्टेट हैं, ठीक है, भारत की जो तटरेखा है, तट सीमा है वो कितने किलोमीटर लंबी है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी बायो से है। देखिए बायो से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके ईवीएस में, तो आपको बायो अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए। फिलहाल चिंता मत करें आप, अच्छे से आपको प्रिपेयर कराई जाएगी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे लिखा है हाई फीवर यानी उच्च ज्वर, तेज बुखार जो होता है और उसके साथ में कपकपी आती है, और इसका जो एक उपचार लोग करते हैं वो है सिंकोना, एक पौधा है, उसकी छाल से इसका उपचार किया जाता है। तो ये एक्चुअल में आपको बताना है कि वो कौन सी बीमारी है। हाई फीवर, काफ़ी तेज बुखार आता है, शिवरिंग होती है, हाथ पैर मतलब कंपी लगती है, ठंड लगती है, और उसके इलाज के लिए सिंकोना जो पौधा है उसकी छाल का इस्तेमाल होता है। तो वो रोग कौन सा है, क्या टाइफाइड है यानी इसको हम बोलते हैं मियादी बुखार है, या फिर मलेरिया है, या फिर चिकनगुनिया, या फिर डेंगू है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रोग होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं हमारे शरीर में, वो दो प्रकार की होती है मुख्यतः। एक होती है संक्रामक, एक होती है असंक्रामक, ठीक है। संक्रामक वे रोग होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं, और असंक्रामक वे होते हैं जो एक से दूसरे में नहीं फैलते। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ असंक्रामक के, और आप लोग कमेंट करेंगे कुछ एग्जाम्पल संक्रामक के, ठीक है। सपोज अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर में बीमारी है, मतलब उसका बीपी हाई रहता है, लो रहता है, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट में समस्या है, या फिर किसी व्यक्ति की किडनी खराब है, या फिर किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द रहता है, इत्यादि समस्याएं अगर किसी व्यक्ति को हैं, तो ये किस में आएंगी, ये आएंगी असंक्रामक में। यानी अगर मान लीजिए आपके मित्र को या किसी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या है जो जैसे उसके दिल में प्रॉब्लम है, या फिर उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप साथ में खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ रहेंगे 2-4 दिन आपके भी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी को टीबी है, टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर किसी को टीबी है तो वो फैलने वाला है, ठीक है, वो फैलता है, वो संक्रामक रोग है। तो आप लोगों को एटलीस्ट 4 संक्रामक रोगों के नाम कमेंट में लिखने हैं, अभी तुरंत लिखिए आप लोग, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिजीज़ कौन कौन से हैं। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, चिकनगुनिया होता है वायरस से, और डेंगू होता है वायरस से। कौन सा मॉस्किटो ऐसा है जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है, और कौन सा ऐसा मॉस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है। अगर हम बात करें मलेरिया की तो एनोफिलीज जो मॉस्किटो होता है वो मलेरिया फैलाता है, और एडीज एजिप्टी जो होता है वो डेंगू फैलाता है। तो आप लोगों को कमेंट में करना है कि चिकनगुनिया कौन सा मॉस्किटो फैलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मलेरिया। मलेरिया के इलाज के लिए, उपचार के लिए सिंकोना जो पौधा है उसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मलेरिया।
अगर हम बात करें टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा एक टेस्ट किया जाता है, तो वो है विडाल। आप ध्यान रखेंगे, टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि टाइफाइड है या फिर नहीं है। और टाइफाइड मुख्य रूप से फैलता कैसे है? ये फैलता है खासकर दूषित जल से या फिर दूषित भोजन से। बाकी हम जब पढ़ेंगे डिजीज़, जब हम रोग पढ़ेंगे विस्तार से समझेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होते हैं जो अलग अलग प्रकार से फैलते हैं और उसका कारण क्या है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, ये क्वेश्चन रीजनिंग से है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखें, इसको पूरा पढ़ें आप लोग, और इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखें। तो अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बताया जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, और मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट करूंगा कि आप लोगों ने इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 69। इसमें लिखा है कि चेराओ, चेराओ जो एक डांस है, जो एक नाच है, वो कहाँ का है? ये चेराओ जो डांस है, ये एक डांस है मिजोरम का। मिजोरम के लोग जो हैं वो 7-8 लोग इकट्ठा होकर के बांस को लेकर के, मतलब बैम्बू को लेकर के और डांस करते हैं। तो एक विशेष डांस से नाच है मिजोरम का। मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम कहाँ पड़ता है? ईस्ट में कि वेस्ट में या नॉर्थ में, साउथ में? ठीक है, क्या मिजोरम इंडिया की जो चिकन नेक है क्या उसका हिस्सा है? अगर है या फिर नहीं है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के जो निकटवर्ती स्टेट हैं वो निम्न में से कौन है? मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको मैप याद रखना है। ठीक है, मैप से क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। अब क्योंकि अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो ये एक प्रकार से पेनिनसुलर स्टेट है। अब यहाँ पे देखिए पेनिनसुला इंडिया का है। पेनिनसुला क्या होता है? इसको प्रायद्वीप कहते हैं, यानी प्रायद्वीप वो भूभाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। अब देखिए यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हिंद महासागर है। ठीक है, इंडियन ओशियन, तो 3 टाइप से घिरा होता है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? आपको कमेंट में उसका आंसर करना है। ठीक है, मैं काफ़ी क्वेश्चंस कमेंट में पूछूंगा आपको करने के लिए, ताकि आप लोग एक्टिव रहें और उनके आंसर भी करें। फिलहाल इसका हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा आपने देखा होगा कि ये हमारा पेनिनसुला प्रायद्वीप है और यहाँ पे ये हमारा है तमिलनाडु। ठीक है, इसके जस्ट यहाँ पे दिस इज केरला, ये केरला है, और ये हमारा है कर्नाटका, और यहाँ पे स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब देखिए तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, परंतु उड़ीसा नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। केरल है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश भी है लेकिन महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, फिर है केरल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं हो सकता है। आंध्र प्रदेश है, केरल और कर्नाटक। आपके पास ऑप्शंस जो चौथा है वो सही है। कौन कौन से स्टेट टच करते हैं तमिलनाडु को? तो वो आंध्र प्रदेश है, केरल और कर्नाटका है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस किया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे 71 से लेकर के बाकी बचे क्वेश्चंस को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।